अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है, लेक्चर है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी पर, ठीक है। और आप साथ साथ पढ़ रहे हैं कि नहीं? पहले तो सबसे पहले मुझे ये बताएं। मैं आप सब लोगों से पूछ रही हूँ कि सब बच्चे पढ़ रहे हैं, लेक्चर कवर यस करते से? यस मैम, कुछ लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। और आप ये कहाँ से लेक्चर स्लाइड्स पढ़ रहे हैं कि कुछ भी फॉलो कर रहे हैं? स्लाइड्स पढ़ रहे हैं। बेटा एनएलपी में मैंने आपको फर्स्ट ही बताया है कि आपको ये बुक को फॉलो करना है। अगर आप बुक नहीं पढ़ेंगे तो इट मींस आप ये नहीं क्लियर कर सकते पेपर। मैम ये जो अभी आप स्क्रीन शो हो रहा है, इधर आपने 4-5 बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, तो हम कौन सा फॉलो करें? मैंने बताया था कि ओ सुलेमान हमारे पास जिसका ओ सुलेमान आंसर दी थी, वो हमें दे दी थी। ये फिजिकल रिहैबिलिटेशन का एक साथ ओ सुलेमान, ठीक है। ये हमारे ओके पास सारा का सारा लेक्चर कवर कर, और आपने ये पढ़ना ही पढ़ना है वाजिब है। आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं आज लेक्चर यूनिवर्सिटी में ले रही हूँ, ठीक है। 1C14 में अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट है और वो क्लास लेना चाहता है तो वो आ सकता है क्लास। और आई थिंक सो आप सब बच्चों को आवाज आ रही है या एक बच्चे को ही बस प्रॉब्लम है? मैम सबको मैम आवाज आपकी नहीं आ वॉइस रही, एको कर रही है। यस मैम, बहुत ज्यादा एको कर रही है, क्लियर समझ नहीं नहीं आ आ रही। रहा। अब कैसी है? अभी कर रही है? अभी भी कर रही है इनको? नहीं मैम, आप बेटर हुआ। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज पढ़ी थी, ठीक है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में हमने कवर किया था कि बेसिकली जो हेड इंजरी होती क्या है। अगर हमारे स्कल और ब्रेन के लेवल पर इंजरी हो तो उसको हम हेड इंजरी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी टाइप की क्लासिफिकेशन ये थी कि इसको हमने ओपन और क्लोज में डिवाइड कर दिया था। ओपन इंजरी वो है जिसमें बेसिकली जो स्कल है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, उसको हम ओपन इंजरी कहते हैं। और जो क्लोज इंजरी होती है जिसमें स्कल जो सा इंटैक्ट रहता है, ब्रेक नहीं होता, बट इंटरनली जो सा है इंटरनली जो सा है हेमाटोमा या ब्रेक इंजरी हो जाती है तो उसको हम क्लोज हेड इंजरी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्लोज हेड इंजरी है और ये हमारे पास ओपन हेड इंजरी है। अब मेजर टाइप ऑफ हेड इंजरी क्या है? हेमाटोमा जो कि हमारे पास क्लोज टाइप ऑफ इंजरी है जिसमें बेसिकली ब्लड की कलेक्शन होती है, हेमाटोमा की फॉर्मेशन होती है, और आउटसाइड द ब्लड वेसल्स। और हेमरेज हेड इंजरी वो होती है जिसमें बेसिकली ब्लड वेसल्स जो है वो ब्रेक हो जाती है और ब्लड जो है एक्यूमुलेट हो जाता है इनसाइड द ब्रेन, ठीक है। और इसमें सबरेक्टोराइड हेमरेज है, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज है। सबरेक्टोराइड हेमरेज में बेसिकली क्या होता है, ये जो सबरेक्टोराइड के लेवल पे जो होता है जी ब्लड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, और इंट्रासेरेब्रल में बेसिकली ब्रेन टिश्यूज के अंदर जो होता है वो ब्लड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास इंट्रासेरेब्रल हेमरेज है और हमारे पास नॉर्मल साइट है सीटी स्कैन की जो कि ब्रेन को शो कर रही है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है कंकशन। Concussion is a type of brain injury that occurs when the brain bounces against the hard wall of the skull. कि अगर एक कंकशन उस इस टाइप ऑफ इंजरी है जिसमें बेसिकली अगर लेट्स सपोज कि ब्रेन जो होता है या हमारे लेट्स सपोज कि ब्रेन जो होता है ये एंटीरियर वॉल के साथ होता है, स्ट्राइक करता है, और फिर हमारे पास जो ब्रेन है उस स्कल के साथ स्ट्राइक करके फिर इसके बाद बाउंस बैक करता है, ठीक है। उसके लिए वॉल ऑफ द स्कल के साथ भी हिट करता है। इस टाइप ऑफ इंजरी को हम कंकशन भी कहते हैं और काउंटर कंकशन भी कहते हैं, ठीक है। और it is followed by the clinical syndrome characterized by immediate
ischemic transient alteration in the brain function. हमारे पास mental status आ जाता है, level of consciousness एक्चुअली आ जाता है। मैम कुछ समझ भी नहीं आ रही है आप जो पढ़ा रही हैं। आपको क्या समझ नहीं आ रही है? देखो मैम हमने आपकी अभी आवाज़ ही क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है, क्लियर नहीं मैम, आ रही मैम, आवाज़ clear आवाज़ आ रही लेकिन क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही है, जी इको कर जी। बेटा अब इसका क्या सोल्यूशन हो? आप मुझे बताइए इसका क्या सोल्यूशन कर रहे हैं? चलो मैं आहिस्ता करके बोलती हूँ, तो स्पीड स्लो करती हूँ। जो कंकशन टाइप ऑफ इंजरी होती है उसमें बेसिकली ट्रांजिट चेंजेस प्रोड्यूस हो जाती हैं मेंटल स्टेटस में, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में। लेट्स सपोज एक हेड इंजरी हुई है, ठीक है, और उसमें क्या है कि पेशेंट अपना कॉन्शियसनेस लेवल लूज कर गया है, इससे मेंटल स्टेटस में मेमोरी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तो बेसिकली इस टाइप की और पेशेंट प्रोड्यूस हो जाती है। फोकल इंजरी हमारे पास वो टाइप ऑफ इंजरी है कि जो बेसिकली एक स्पेसिफिक एरिया पे कंफाइन करती है, जो लोकलाइज्ड डैमेज प्रोड्यूस करती है। अगर ये वाइडस्प्रेड डैमेज होगा तो हम डिफ्यूज इंजरीज बोलेंगे, ठीक है। डिफ्यूज इंजरी में ये है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है वो रेज कर जाता है। नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है 4 to 15 रेंज का होता है, लेकिन अगर ये 20 से एक्सीड कर जाए तो फिर ये अलार्मिंग स्टेज शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंजरी, जिसमें बेसिकली ब्लड में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है और बेसिकली ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब के लेवल पर होती है, ठीक है। इसमें जो आर्टरी जो होता है, इसमें जो होता है आर्टरी की कॉम्प्रेशन की वजह से ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई उस एरिया को रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड की ब्रेन टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उनमें स्वेलिंग एडिमा प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास पैथोफिजियोलॉजिकल और ब्रेन इंजरी ये है जो हमारे पास ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है, हेटेरोजेनस टाइप इंजरी है। इसमें हमने दो तरह की इंजरी होती है, प्राइमरी इंजरी और सेकेंडरी इंजरी। इसमें डिफरेंट पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस मैकेनिज्म पैथोलॉजी स्टार्ट हो जाती है जब भी हेड इंजरी होती है। तो इसमें प्राइमरी इंजरी में क्या होता है कि प्राइमरी इंजरी हम उसको इंजरी कहते हैं कि डायरेक्ट ट्रॉमा के रिजल्ट में जो चेंजेस प्रोड्यूस होती है, जो डैमेजेस प्रोड्यूस होता है उसको हम प्राइमरी इंजरी कहते हैं, ठीक है। जो पैथोलॉजी प्रोड्यूस होती है उसको हम प्राइमरी इंजरी कहते हैं। लेकिन प्राइमरी डायरेक्ट ट्रॉमा के रिजल्ट में या प्राइमरी इंजरी इन रिजल्ट जो डिफरेंट पैथोलॉजी स्टार्ट होती है उसको हम फिर सेकेंडरी इंजरी कहते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। लेट्स सपोज कि हेड पे इंजरी हुई है और उसके इन रिजल्ट कौन सा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, कार्डियोवैस्कुलर इश्यू स्टार्ट हो जाए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज हो जाए, ठीक है। उस इंजरी को हम फिर सेकेंडरी इंजरी कहते हैं, जो कि बेसिकली डायरेक्ट प्राइमरी इंजरी के रिजल्ट में जो है डायरेक्ट ट्रॉमा के रिजल्ट में जो डिफरेंट पैथोलॉजी स्टार्ट हुई है उसको हम सेकेंडरी इंजरी कहेंगे, ठीक है। आप कुछ और है? अच्छा अच्छा, इसमें जो हमारे पास आवाज आएगी फिर माइक पे ले लो और जब आप डेस्कटॉप पे ले लो। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। नहीं अब उस तरह नहीं, अब बेटर। अच्छा, इसमें जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं राइनोरिया और ओटोरिया। राइनोरिया जो है बेसिकली ब्लीडिंग फ्रॉम नोज कहते हैं और ओटोरिया ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर कहते हैं।
अगर ब्लीडिंग फ्रॉम नोज हो तो बेसिकली ये इंडिकेट करता है एंटीरियर क्रेनियल फोसा के लेवल पर डैमेज है, ठीक है। और जो अगर ब्लीडिंग फ्रॉम द ईयर हो तो ये इंडिकेट करता है कि मिडिल क्रेनियल फोसा के लेवल पर डैमेज है। आगे हमारे पास आ जाता है कॉजेज आ जाती है। इसमें हमारे पास ट्रॉमेटिक कॉजेज हैं और नॉन ट्रॉमेटिक कॉजेज हैं। ये हेड इंजरी दो तरह से हो सकती है, ट्रॉमेटिकली भी हो सकती है, नॉन ट्रॉमेटिकली भी हो सकती है। ट्रॉमेटिकली में देखो तो हमारे पास ओपन और क्लोज टाइप इंजरी आ जाती है कि ओपन में और क्लोज में ये है कि सिवियर एक्सीडेंट हो गया है, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया है, फॉल की हिस्ट्री आ गई है, यहाँ पे कोई भी फोर्सफुल फोर्स आ गई है, हिट किया है किसी ने, तो वो हमारे पास ट्रॉमेटिक इंजरी आ जाती है। नॉन ट्रॉमेटिक इंजरी हमारे पास वो इंजरी है जो बेसिकली एनॉक्सिया से ट्रॉमा की वजह से हाई फोर्स से प्रोड्यूस नहीं हुई, बल्कि के जो इसकी हम ले सकते हैं एनॉक्सिया कि जिसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी पूरी बॉडी में प्रोड्यूस होगी और डैमेज प्रोड्यूस हो रहा है, या एन्यूरिज्म कि जिसमें जो आर्टरीज है वो बहुत ही टॉर्टुअस है और नॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से ब्लड या ऑक्सीजन रिलेटिव ब्रेन एरियाज को नहीं पहुंच रही और उसके रिजल्ट में जो इंजरी होती है, या कोई भी ट्यूमर हो सकता है जो कि साइड के एरियाज को कंप्रेस कर रहा है, ब्रेन के टिश्यूज को कंप्रेस कर रहा है, उसकी वजह से हो सकती है, या इंसेफेलाइटिस जिसमें ब्रेन की इंफेक्शन आ जाती है, मेनिंजेस की इंफेक्शन आ जाती है, ठीक है। ये इनके रिजल्ट से जो इंजरीज हो तो उसको हम नॉन ट्रॉमेटिक इंजरी कहेंगे, ठीक है। वो उसकी कॉज आगे हमारे पास आ जाता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ट्रॉमेटिक हेड इंजरी में है कॉज बाय द ब्लो टू द हेड, आर यूजुअली एसोसिएटेड विद द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स है, फॉल्स है, फिजिकल असर्ट्स है, स्पोर्ट रिलेटेड एक्सीडेंट्स है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जो है हमारे पास ना तो ये कंटेजियस है, ठीक है, ना तो ये कंजेनिटल से होती है, ठीक है, ना ये नॉन डिजेनरेटिव होती है, ठीक है। ये बेसिकली कंजेनिटल भी नहीं है और डिजेनरेटिव डिजीज भी नहीं है। ये बेसिकली एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स के इन रिजल्ट प्रोड्यूस हुई है। या तो ये परमानेंट जो सा है इम्पेयरमेंट कॉज कर देगी, या फिर ये टेम्पोरेरी तौर पे कोई भी इम्पेयरमेंट कॉज कर सकती है। वो इम्पेयरमेंट कौन सी हो सकती है हमारे पास? वो हमारे पास कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स हो सकती है, फिजिकल साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स हो सकती है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स में हमारे पास क्या आ जाता है कि उसकी थिंकिंग एबिलिटी, जजमेंट, कैलकुलेटिंग एबिलिटी पे पर्सन वो लूज कर लेता है। फिजिकल हमारे पास इम्पेयरमेंट्स में क्या आ जाता है जिसमें हमारे पास मोटर और सेंसरी फंक्शन पेशेंट लूज कर लेता है और डिसेबिलिटी में चला जाता है। साइकोसोशल में बेसिकली बिहेवियरल इश्यूज आ जाते हैं जिसमें डिप्रेशन है, एपैथी है, मूड चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के इन रिजल्ट जो सा है कॉग्निटिव, फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो सा है इम्पेयरमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है। और उसके इन रिजल्ट जो सा या तो पर्सन जो सा बिल्कुल ही परमानेंट डिसेबल हो जाता है या फिर टेम्परेरी तौर पे डिसेबिलिटी हो जाती है, ठीक है इनकी। अब वो और इसमें लैक ऑफ कॉन्शियसनेस के एक ये डायरेक्टली एसोसिएटेड होती है, और या तो कॉन्शियसनेस जो सा है वो ऑल्टर हो जाएगी या फिर कंप्लीटली एब्सेंट हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की वही टाइप है कंकशन, एपिड्यूरल हेमाटोमा, ये जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर ली है। डिफ्यूज एक्सोनल और शेयर इंजरी, ये एक्सोनल और शेयर इंजरी हमारे पास ऐसी टाइप ऑफ इंजरी है जो कि इन रिजल्ट प्रोड्यूस होती है रोटेशनल फोर्सेस के, कि कोई भी एक्सेसिव सडन रोटेशन फोर्स की इन रिजल्ट जो सा है जो एक्सॉन्स है उनमें बेसिकली या तो उनकी इंजरी हो जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं, यहाँ पे साइट इंजर्ड हो जाती है, यहाँ पे उनकी कटिंग हो जाती है फ्रॉम देयर बॉडी, ठीक है। अगर तो जो सा है हमारे पास स्ट्रेच फोर्सेस, इतनी एक्सेसिव फोर्सेस, इतनी हाई रोटेशनल फोर्सेस है कि जिसकी वजह से जो एक्सॉन है वो अपनी बॉडी से सेपरेट हो गए, तो उस केस में हम जो है वो रिकवरी इम्पॉसिबल है, ठीक है। वो मुश्किल है। लेकिन जो अगर वो स्लाइटली इंजर्ड है तो ये स्लाइटली रिकवर कर जाते हैं। इसमें हमारे पास ये है कि ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकती है, ठीक है, कि स्लाइट माइल्ड केसेस में ये एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन हमारे पास ये सिवियर केसेस में ये डेथ भी कॉज कर सकती है। यहाँ पे परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में भी जो पेशेंट को लेके कॉज कर सकती है, डेवलप कर सकते हैं पेशेंट। और पर हमारे पास
वेजिटेटिव स्टेट क्या है, सबसे पहले हम वेजिटेटिव स्टेट को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास ये बेसिकली वेजिटेटिव स्टेट जो सा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, ठीक है। और कॉन्शियसनेस का मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे पास कॉन्शियसनेस के 5 ग्रेड्स आते हैं। फर्स्ट हमारे पास कौन सा ग्रेड आता है कि फर्स्ट जो से हम कहते हैं कि जिसमें पेशेंट जो है फुल कॉन्शियस होता है, वो हाई स्टेट अलर्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर लेथार्जी में होता है कि वो स्लाइट वीक होता है, अपने आप को वीक फील करता है। फिर डेफिनेटली नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑप्टेंडेशन, जिसमें बेसिकली पेशेंट जो सा है कंफ्यूज होता है और डल होता है, जाग जाता है, यहाँ पे सो जाता है। जब जागता है तो प्रॉपरली आपके साथ रिस्पॉन्स नहीं देता है, और जब सो जाता है तो वो लॉन्ग आवर्स के लिए सोता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास फेज आता है स्टूपर। स्टूपर वो वाली फेज होती है जिसमें हमें पेनफुल स्टिमुलाई देनी पड़ती है पेशेंट को जगाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो स्टूपर और कोमा के दरमियान की जो फेज होती है वो वेजिटेटिव स्टेट होती है। वेजिटेटिव स्टेट हमारे पास पार्शियल अरोजल और अवेयरनेस की स्टेट है कि जिसमें पेशेंट जो सा है हमें या तो जो सा है उसकी वेजिटेटिव स्टेट में उसका लेवल ऑफ अवेयरनेस को डिक्रीज कर जाता है। स्पीक वेक साइकिल ठीक है, वो जाग रहा है, वो सो रहा है, लेकिन वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कमांड फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। वेजिटेटिव स्टेट में कि पेशेंट जो सा है उसका लेवल ऑफ अवेयरनेस वो डिक्रीज है, उसकी आई ओपनिंग ठीक है, और वो जो है स्लीप अवेक साइकिल भी ठीक है। लेकिन उसमें बेसिकली क्या है कि वो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो एनवायरनमेंट की जो है कमांड्स, उसको एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स नहीं करेगा, किसी कमांड को जो है फॉलो नहीं करेगा, लेकिन वो उसका स्पीक वेक साइकिल जो सा है वो ठीक रहेगा, ठीक है। ये वेजिटेटिव स्टेट है। अगर हमारे पास ये वेजिटेटिव स्टेट मोर देन रहे तो हमारे पास परसिस्टेंट वेजिटेटिव मैम जी बेटा। मैम वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, वो वेजिटेटिव स्टेट का आप दोबारा रिपीट कर देंगे? बेटा जो हमारे पास वेजिटेटिव स्टेट है, ये देखो हमारे पास इस तरह है कि पेशेंट की आई ओपनिंग जो सा है इंटेक्ट आई ओपनिंग है, वो जाग रहा है, सो रहा है, वो देख रहा है, लेकिन वो जो सा अपने सराउंडिंग में जो कमांड्स है वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। वो आपको इससे बोलते हो, बातें करते हो, वो नहीं कर सकता। एनवायरनमेंट में जो कुछ इधर हो रहा है, कोई आग लग रही है, शोर हो रहा है, वो इस चीज से अनअवेयर है। इन्वायरमेंट और वो जो से कमांड्स, अब वो किसी तरह से वो इनसेंसिटिव है इन चीजों से। इस स्टेज को हम कहते हैं वेजिटेटिव स्टेट, ठीक है। और अगर ये स्टेट मोर देन 4 वीक्स रहे तो हम इसको बोलते हैं परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, ठीक है। जो कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में ये 1 ईयर तक रहती है, लेकिन एनॉक्सिक ब्रेन इंजरी जो सी है उससे हमारे पास ये 3 मंथ्स के लिए रहती है। इससे नेक्स्ट स्टेज आ जाती कोमा। कोमा में बेसिकली पेशेंट क्या है कि उसका अरोजल और उसका वेकफुलनेस वो कंप्लीटली वो लैग करता है, ना वो आंखें खोल रहा है, बंद कर रहा है, और ना ही वो जो सराउंडिंग से जो किसी तरह से कमांड ले रहा है, या फिर वो उस पर सेंसिटिव है, ठीक है। कोमा में इनसेंसिटिव है वो सब चीजों से, राइट। आगे चले, आगे इसकी प्रेवलेंस देखें तो हमारे पास ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ भी है और डिसेबिलिटी भी है, स्पेशली इन यंग एडल्ट्स। कि बेसिकली हमारे पास अमेरिकन में देखो, यूएसए में देखो तो वो 1.7 मिलियन पीपल जो सा है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के साथ ही आते हैं। अगर यंग में देखो तो हमारे पास लीडिंग कॉज है डिसेबिलिटी की भी और डेथ की भी। पर्सन विथ a history of traumatic brain injury compared to the person without a history had a significant high level of seizure or mental health problem। अगर किसी एक बच्चा है या फिर कोई भी एडल्ट है, उसको अगर पास हिस्ट्री ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की है, तो फिर अगर उसको दोबारा से हो जाती है तो उसमें जो चांसेस होते हैं सीजर्स डेवलप होने के और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के, वो इंक्रीज कर जाते हैं एज कम्पेयर टू दोज पर्सन हु हैव एक्सपीरियंस दिस इंजरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। और उसकी सेवेरिटी के भी चांसेस जो है वो भी इंक्रीज कर जाते हैं। आगे हम बात आते हैं सिम्टम्स पे। सिम्टम्स में बेसिकली अगर हम देखें तो इसके सिम्टम्स स्ट्रोक के सिम्टम्स पे मिलते हैं कि डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ सेवेरिटी कितना है। इसमें भी पेशेंट में एफेजिया डेवलप हो जाता है। अगर क्रेनियल नर्व डैमेज है तो बेसिकली पेशेंट होता है इनेबल टू स्पीक, राइट एंड रीडिंग।
लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी जो है उसकी लॉस हो जाती है। मेमोरी में भी हम देखें तो हमारे पास ट्रांजिट इस्कीमिया आ जाता है, एमनीजिया आ जाता है कि पेशेंट को अगर फॉरनली हेड इंजरी हुई है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है, जब कॉन्शियस होता है तो उसको मेमोरी नहीं याद आती, उसको याद नहीं आता कि मैंने सुबह क्या लिया था, ये मुझे मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ क्या है, ये किस तरह हुआ है। इसमें मेमोरी में भी हमारे पास कौन सा है, वो दो टाइप की आ जाती है, रेट्रोग्रेड और एंट्रोग्रेड। एंट्रोग्रेड हमारे पास वो मेमोरी है जिसमें बेसिकली पेशेंट होता है अब तो इन इवेंट्स को फॉलो नहीं करता, रेट्रोग्रेड में वो पास्ट इवेंट्स को भूल जाता है, ठीक है। उसमें कोऑर्डिनेटेड मोटर फंक्शनिंग उसकी वो लॉस हो जाती है। कोऑर्डिनेटेड मोटर फंक्शनिंग लॉस होने का मतलब है कि ये लीजन किस लेवल पर है, ये सेरिबेलम के लेवल पर है, ठीक है। विजन उसकी लॉस हो जाती है, यहाँ पे ब्लड हो जाती है, यहाँ हेमियोनोपिया हो जाता है ड्यू टू क्रेनियल नर्व डैमेज, और पेशेंट हैज अ डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, थिंकिंग और अटेंशन एबिलिटी उसकी जो सा है वो वीक हो जाती है। एंजाइटी और नर्वसनेस इंक्रीज कर जाती है, उसको बिहेवियरल इशू आ जाते हैं, वो सोशली डिसेबल हो जाता है और उसमें एपैथी, डिप्रेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट ये डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे सिम्टम्स में है। और कॉग्निटिव में उसकी जो कॉग्निटिव में अटेंशन आ जाती है, मेमोरी आ जाती है, कैलकुलेटिंग एबिलिटी, जजमेंट की एबिलिटी, थिंकिंग पावर, वो सारी की सारी उसकी जो है वो पेशेंट लूज कर लेता है। कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता और स्वेलिंग प्रॉब्लम हो जाती है, डिस्पैग्निया हो जाता है ड्यू टू क्रेनियल नर्व डैमेज होने की वजह से उसको डिस्फेजिया की भी सिम्टम्स आते हैं, हेडेक के आते हैं। और ये जो हमारे पास मसल रिजिडिटी, स्पास्टिसिटी, वीकनेस, टिंगलिंग, नमनेस, ये हमारे पास इनडायरेक्ट इम्पेयरमेंट्स हैं। ये इनडायरेक्ट इम्पेयरमेंट्स ऐसे हैं कि जब ड्यू टू इमोबिलिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, उसमें ये जो रिजिडिटी है, अल्सर्स है, जो क्या कॉन्ट्रैक्चर्स है, इसके बाद डीवीटी है, ये हमारे पास इनडायरेक्ट इम्पेयरमेंट्स आ जाती हैं ड्यू टू इमोबिलिटी। तो वो लॉन्ग टाइम के लिए इमोबाइल है, वो मूव नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली आ जाते हैं। अच्छा, कोमा के में ये भी होता है कि कोमा में पेशेंट जो है दो तरह से आ सकता है कि या तो कॉर्टिकेट पोस्ट रिजिडिटी शो करता है या डीसेरिब्रेट रिजिडिटी शो करता है। डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी में ये होता है कि बेसिकली पेशेंट जो सा है उसका पोस्चर क्या हो जाता है, फ्लेक्स्ड हो जाता है, अपर लिम्ब फ्लेक्स्ड हो जाती है, लोअर लिम्ब एक्सटेंडेड रहती है। डीसेरिब्रेट में बेसिकली रिजिडिटी में क्या होता है कि पेशेंट जो सा है उसकी लिम्स जो सा है वो एक्सटेंडेड ही रहती है, ठीक है, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, और रिफ्लेक्सेस के वीक हो जाते हैं। ये हमारे पास इनडायरेक्ट इम्पेयरमेंट्स आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डीकॉर्टिकेट और डीसेरिब्रेट रिजिडिटी। ये दो टाइप ऑफ इंजरी है। ये एक बेसल गैंग्लिया की डैमेज को शो करती है और एक जो है ब्रेन स्टेम की इंजरी को शो करती है, कि आप थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। फिर स्टेजेस ऑफ सिम्टम में हमारे पास आ जाता है कॉमा, पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया, रिकवरी आ जाती है। सबसे पहले हमने देखना है स्टेजेस ऑफ सिम्टम्स में देखना है कि ये बेसिकली पेशेंट की रिकवरी है कि ये सिम्टम्स कैसे शो होते हैं। सबसे पहले पेशेंट क्या होगा कि उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अफेक्टेड होगा, ठीक है। वो मैंने आपको 5 बता दी कि वो 5 किस तरह है, कि डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ इंजरी कितनी है। अगर हाई इंटेंसिटी की मोर सिवियर है तो डेफिनेटली वो कोमा में जाएगा, अगर लेस सिवियर है तो वेजिटेटिव में, सुपर में, ऑप्टेंडिट में, इस तरह हमारे पास जाएंगे, ठीक है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हमारे पास क्या आता है कि पेशेंट जो है अपनी अवेयरनेस और वेकफुलनेस कंप्लीटली लूज कर लेता है, और ऊपर से इसके रिफ्लेक्सेस वीक हो जाते हैं। और अगर पेशेंट लंबे टाइम के लिए अगर अनकॉन्शियस है तो इट शोज कि इसकी जो सिवेरिटी है वो इंजरी की बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है अगर हमारे पास कोमा आ जाता है मोर देन 2 वीक्स के लिए, तो ये हमारे पास सेवेरिटी मॉडरेट और टू सिवियर डिसेबिलिटी शो करेगा। अगर लेस देन 1 वीक के लिए आता है तो ये हमारे पास गुड रिकवरी और मॉडरेट डिसेबिलिटी शो करता है, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया। हमारे पास देखो पेशेंट आया है, उसका कॉन्शियसनेस लेवल चेक किया, अगर अनकॉन्शियस है कोमा में, कोमा से जो वापस आ गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया कि ट्रॉमा के बाद उसका मेमोरी स्टेटस कैसा है,
उसमें उसका मेमोरी स्टेटस चेक करना है कि उसको अगर तो उसका 12 वीक से ज्यादा है कि अपनी मेमोरी लॉस उसका 12 वीक से ज्यादा हो गया है, तो ये शो करेगा कि उसकी सेवियर डिसेबिलिटी है। और अगर ये जो सा हमारे पास लेस देन 4 वीक्स आ जाता है तो हमारे पास गुड रिकवरी और मॉडरेट डिसेबिलिटी को शो करेगा। ठीक है, और इसमें हमारे पास हम डिफरेंट उससे क्वेश्चन कर लेते हैं कि आप जो सा एमनीजिया में हम उसका मेमोरी स्टेटस चेक करने के लिए कि वो उसमें बेसिकली क्या है कि हमने थैंक यू। नहीं, अच्छा, इसमें हमारे पास हम आ जाता है कि हमने डिफरेंट क्वेश्चन करने और वो डिफरेंट किस्म की आंसर देगा, और अगर वो मेमोरी से कम्प्लीटली रिकवर कर जाता है, उसका एमनीसिक स्टेट जो सा है वो हमारे पास 12 वीक्स में है, जो कि डिसेबिलिटी को शो करेगी कि वो उसका हमें आउटकम जो सा है पेशेंट का रिकवरी का आउटकम बहुत देर से मिलेगा। लेकिन अगर 4 वीक्स में है और यहाँ पे लेस देन 4 वीक्स है तो इसका मतलब ये है कि वो मॉडरेट टाइप है, यहाँ पे इतनी सेवेयर नहीं है, इसमें हमारे पास आउटकम जल्दी मिल जाएंगे हमें रिकवरी के। ठीक है, इससे हमें 4 वीक्स एक टारगेट पीरियड है कि 4 वीक्स से नीचे नीचे अगर आ रहा है तो डेफिनेटली इट शोज कि इसकी डिसेबिलिटी मतलब ये रिकवर कर जाएगा, इसका रिकवरी पीरियड, इसके प्रोग्नोस्टिक लेवल गुड है। लेकिन अगर वो नहीं आ रहा तो इट मीन 4 वीक से ऊपर जा रहा है या 12 मंथ से भी ऊपर जा रहा है तो इट शोज कि उसकी डिसेबिलिटी जो सा है और जो हमारे पास रिकवरी आउटकम है वो मोर से आ रहा है। ठीक है, एमनीजिया मेमोरी लॉस है ना। ठीक है, नहीं मतलब उसको 4 महीने तक उसकी मेमोरी लॉस रही है, 4 हफ्तों तक। ठीक है, 4 हफ्तों तक उसकी मेमोरी लॉस रही है, फिर उसके बाद उसको याद आना शुरू होता है, अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था, मैंने ये किया था, मुझे सब कुछ याद आ गया, तो तब उसकी सेवेरिटी हम इंडिकेट करेगा कि अच्छा इसकी सेवेरिटी कम है और इसकी सेवेरिटी ज़्यादा है। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है रिकवरी पीरियड आ जाता है। रिकवरी पीरियड दिस स्टेज कैन लास्ट फॉर वीक्स, मंथ्स और इयर्स डिपेंड ऑन द सेवेरिटी। ठीक है, at the times behavior can become an issue as a patient becomes aware of his or her loss of ability and experience frustration depression, जो कि शुरू में पेशेंट को behavioral issues आते हैं और वो कोऑपरेटिव नहीं होता, वो डिप्रेसिव फेस में होता है, आइसोलेशन का, सोशल डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है। उसमें रिकवरी बेसिकली उसको बिहेवियर जो है अगर हम उसको मोटिवेशन दें और उसको बकअप करें तो वो रिकवरी उसकी फास्ट हो जाती है। ठीक है, प्रोग्रेस मेड रैपिडली इनिशियली एंड देन प्लेटूस के मतलब शुरू में जो सा है वो डेफिनेटली ज़्यादा होती है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टीबीआई हमारे पास क्या है कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिए हुए हैं कि कॉग्निशन में प्रॉब्लम आ जाती है, कंसंट्रेशन, मेमोरी, जजमेंट, कम्युनिकेशन, स्लीप, मूवमेंट में एबिलिटीज में आ जाती है, क्योंकि डेफिनेटली फंक्शनल जो उसके मोटर और सेंसरी फंक्शंस होते हैं वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं। मोटर फंक्शन हम कैसे चेक करते हैं, हम उसके रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे, हम उनके मैनुअल मसल टेस्टिंग से मसल ग्रेडिंग चेक करेंगे। ठीक है, फिर उसकी कोऑर्डिनेशन चेक करेंगे। सेंसरी हम कैसे चेक करेंगे, हमारे पास सुपरफिशियल सेंसेशन आती है, डीप सेंसेशन आती है। सुपरफिशियल सेंसेशन हमारे पास कौन सी है, पेन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है, पेन भी आपको पता है कि पिन प्रिक दिया और उससे कह रही है यस मुझे फील हो रहा है। और टेम्परेचर में भी हमने उसको कोल्ड और हॉट जो सा टेस्ट ट्यूब देती है और उस पर और वो डिस्क्रिमिनेट कर लेता है। ठीक है, फिर हमारे पास प्रेशर में ये है कि हमने कॉटन स्वैब या फिर HLS स्टैंडर्ड पे उसको प्रेस किया तो प्रेशर दिया तो वो प्रेशर फील करेगा, यस और नो में रिस्पॉन्स कर देगा। फिर डीप सेंसेशन में हमारे पास काइनेस्थेटिक सेंसेशन आ जाती है, प्रोप्रिसेप्शन आ जाती है। काइनेस्थेटिक सेंसेशन क्या है हमारे पास कि पोजीशन ऑफ सेंस ऑफ पोजीशन, कि पेशेंट को अपनी लिम्स की, अपनी बॉडी की पोजीशन वो फील कर सके कि वो किस पोजीशन में है विदाउट यूजिंग विजुअल सेंसेशन। ठीक है, और प्रोप्रिसेप्शन में हमारे पास क्या आ जाता है कि टेंशन इन मसल्स को वो जज कर सके, ये हमारे पास डीप सेंसेशंस आ जाती है। फिर मोशन आ जाता है, इंस्टेबिलिटी, इंपल्सिविटी मूड आ जाती है, कम्युनिटी इंटेग्रेशन आ जाती है कि बेसिकली वो दोबारा से अपनी कम्युनिटी में कितना ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं पार्टिसिपेट करता है, किस लेवल पे है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है डायग्नोसिस कि हम ट्रॉमेटिक हेड इंजरी को कैसे डायग्नोज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, हिस्ट्री आ जाती है।
हम सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेंगे कि अच्छा इस पेशेंट को हुआ क्या था, किधर से इंजरी हुई, कैसे हुई, किधर से गिरा, कौन सी फोर्स थी, ठीक है, वो सारा हमारा हिस्ट्री आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेंथ ऑफ अनकॉन्शियसनेस, पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया, कि हमने पहले उसकी देखी है कि ये जब गिरा है तो ये अनकॉन्शियस था कि कॉन्शियस था, इसका टाइम पीरियड हमने देख लेना है कितना था, और फिर हमने पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया देख लेना है कि जब ये गिरा था इसको बाद में याद आ रहा था। कुछ होते हैं कि जिनकी माइल्ड इंजरी होती है वो सर में ऐसे उनको हेड इंजरी होती है कि वो बाद में कहते हैं कॉन्शियस तो होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि मैं ये हुआ क्या है, मेरा नाम क्या है, ये क्या हो रहा है, मुझे सब कुछ भूल रहा है, तो ऐसी करके फीलिंग वो एक्सप्रेशंस देते हैं, तो वो हमारे पास सेवियर को इंडिकेट करता है। और कुछ होते हैं कि जो बहुत ही हफ्तों में, मैंने जो आपको बताया है कि 4 वीक्स भी हो सकते हैं, 12 मंथ्स भी हो सकता है, 12 वीक्स भी हो सकता है। फिर हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाते हैं, इमेजिंग आ जाता है, सीटी और एमआरआई आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो कॉन्शियसनेस लेवल जो हमें चेक करना होता है वो हम किस तरह चेक करते हैं, वो ग्लासगो कोमा स्केल है हमारे पास, हम उससे चेक करते हैं, या आपने बुक में लाजमी जाके देखना है, आपने बुक को फॉलो करना है, ठीक है। हाँ, ग्लासगो कोमा स्केल जो सा है ये हम किसको चेक करते हैं, हमारे कॉन्शियसनेस लेवल को असेस करेगा, ठीक है। 15 पॉइंट टेस्ट है जो कि मेंटल स्टेटस को असेस करता है और इंडिकेट करता है सिवियरिटी ऑफ इंजरी को। ग्लासगो कोमा स्केल में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं, आई ओपनिंग, बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स और वर्बल रिस्पॉन्स। कि हमने आई ओपनिंग है कि कमांड से है, पेन के साथ है, ये आ जाती है, स्पॉन्टेनियस है, स्पीच के साथ है, पेन के साथ है, कैसा उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर मोटर में भी आ जाता है कि हमारे पास वो मोटर कमांड को फॉलो कर रहा है या विदड्रॉ फील कर रहा है, या फिर फ्लेक्शन में एक्टिविटी दे रहा है या एक्सटेंशन में दे रहा है, या फिर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। वर्बल में भी हमारे पास आ जाता है कि ओरिएंटेड है, कंफ्यूज है, इनएप्रोप्रिएट स्पीच है, सही तरह से वर्ड्स बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, या फिर बोल ही नहीं रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको कैटेगराइज कर लेना है, और फिर हम उसमें जो स्कोरिंग मिलेगी वो हमें इंडिकेट करेगी कि इंजरी का लेवल किस लेवल का है, ठीक है, किस लेवल की, किस सेवेरिटी में है। माइल्ड है तो 13 to 15 की रेंज में उसकी आएगी, स्कोरिंग करेगा। मॉडरेट में 9 to 12 में करेगा, और अगर वो स्वेयर इंजरी है तो वो लेस देन 9 होगा। नवी टीचर मुसलसल क्लास में ठहरी खांस रही है। अच्छा, 0 to 20 minute loss of consciousness, but मुझे लगता है रेट नहीं सकते हैं, आपको कुछ नहीं पता होता, तो बेहतर यही है कि आप लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मॉडरेट इंजरी में है कि अगर 20 मिनट से लेके 6 आवर तक वो लैक ऑफ अनकॉन्शियस है, और उसका जीसीएस स्केल 9 to 12 आ रहा है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि वो मॉडरेट लेवल की इंजरी है। इसमें हमें आउटकम, इसमें लेस डिसेबिलिटी है, हमें इसका प्रोग्नोसिस गुड मिल सकता है, ठीक है। सिवियर इंजरी में ये है कि लेस मोर देन 6 आवर्स के लिए अनकॉन्शियस है, और साथ में उसका जो स्केल भी है वो 3 to 8 के लेवल पे फॉल कर रहा है, तो ये सिवियर इंजरी को इंडिकेट करेगा। फिर हमारे पास आ जाता है कि हमने उसकी स्कैन्स करने हैं, सिटी स्कैन और एमआरआई हमारे पास। जब भी हमारे पास हेड इंजरी का कोई पेशेंट आता है तो हम उसको सबसे पहले जो सा है सिटी स्कैन करवाते हैं। उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने उसकी जो सा है उसको उसका फ्रैक्चर तो नहीं है, उसमें जो सा है ब्लड की क्लॉटिंग तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है। फिर आफ्टर 6 आवर्स जो सा है हम उसको पेशेंट को जो सा है एमआरआई करवाते हैं। एमआरआई जो सा है बेसिकली इंडिकेट कर देता है कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी किस लेवल पर कितनी है, ठीक है। एक डिटेल जो सा है पिक्चर आपको बता देता है। ये हेमरेजिक है हमारे पास, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज सिटी की स्लाइड थी। फिर नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाता है, जिसमें हमारे पास ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी टीबी आइडेंटिफिकेशन मेथड है, ब्रेन इंजरी स्क्रीनिंग क्वेश्चनर है, हेल्प्स ब्रेन इंजरी स्क्रीनिंग टूल है। इसमें जो हम यूज करते हैं वो हेल्प्स ब्रेन इंजरी स्क्रीनिंग टूल है। कि हेल्प स्क्रीनिंग टूल हमारे पास क्या जाता है, हेल्प से एज से है कि किस लेवल पर आपको हिट किया था, हेड पे मतलब आपको हेड पे कोई फोर्स हिट की थी, और ई से हमारे पास फॉरन इमरजेंसी ट्रीटमेंट आपको मिली थी या फिर नहीं मिली थी।
फिर हमारे पास एल से जो सा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के फौरन ही अनकॉन्शियस हो गया था यहाँ पर, फिर इसके बाद कितनी टाइम पीरियड के लिए अनकॉन्शियस रहा था। पी से हमारे पास प्रॉब्लम प्रोड्यूस हुई थी कंसंट्रेशन में, मेमोरी में। ऐसे हमारे पास आ जाता है कि इसके बाद सिकनेस और अदर फिजिकल प्रॉब्लम्स इंजरी के बाद कोई हुई कि नहीं हुई, जिस तरह कुछ लोगों को कि वाइटल साइंस मतलब रेस्पिरेटरी और कार्डियक इश्यूज प्रोड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमने डायग्नोसिस कर लिया। डायग्नोसिस करने के बाद हमारे पास ट्रीटमेंट आ जाती है, और ट्रीटमेंट में हमारे पास आ जाता है कि जो माइल्ड इंजरी के जो केसेस होते हैं, जैसे क्लोज इंजरी होती है, लेकिन ये अच्छा हमारे पास ट्रीटमेंट में सबसे पहले माइल्ड इंजरी आ जाती है। ठीक है, माइल्ड इंजरी में ओपन इंजरी, हेड इंजरी भी हो सकती है और क्लोज भी हो सकती है। क्लोज ओपन इंजरी होने, हेड इंजरी का होने का मतलब ये नहीं है कि वो पेशेंट से सिवियरली उसको सिवियर काइंड ऑफ हेड इंजरी है। ठीक है, वो माइल्ड भी हो सकती है कि सुपरफिशियल सा कट है, उसको सुचरिंग 20 स्टेपल्स किया और उसको जो सा है हमने छोड़ दिया। ठीक है, और माइल्ड में हम अगर वो क्लोज है तो फिर हम उसको जो सा है एसिटामिनोफेन दे सकते हैं फॉर द पेन, और सिम्टम्स इतने नहीं होते, हम सिर्फ बेसिकली उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, और सिम्टम उसमें पेन का ही होता है, और पेन के लिए हम जो पेन की मेडिसिन दे देते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है ट्रीटमेंट फॉर द सिवियर हेड इंजरी। सिवियर हेड इंजरीज के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट में क्या आता है, मेडिकेशन, सर्जरी, रिहेबिलिटेशन या एंटी सीजर मेडिकेशन इन द केस के अगर सीजर डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले जब इंजरी होती है सिवियर के इंजरी में, तो हमारे पास जो उसका जो बेस्ट इंडिकेटर होता है आईसीपी होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, वो जो सा है रेस्ट कर जाता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? फर्स्टली हम जो सा डायूरेटिक्स दे सकते हैं। डायूरेटिक्स से क्या है कि फ्लूइड्स की एक्सक्रीशन होती है, और जो आईसीपी जो सा है इंट्राक्रेनियल प्रेशर टू सम एक्सटेंट वो नॉर्मल लेवल पर आता है। अगर इससे भी नहीं ठीक होता तो फिर उसकी फर्दर ऑन उसके लिए थोड़ा सा सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है सर्जरी। इट मे बी नेसेसरी टू डू इमरजेंसी सर्जरी टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज to your brain. For example, it may need to operate to remove a hematoma आ गया, यहाँ पे स्कल को रिपेयर करना है, यहाँ पे प्रेशर को रिलीज करना है स्कल में से, तो उस केसेस में जो है हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। फिजिकल रिहैबिलिटेशन में हमारे पास पेशेंट एजुकेशन आ जाती है, इंटरवेंशन आ जाती है। इसकी फिजिकल इंटरवेंशन जो है ना, पीटी इंटरवेंशन, इसकी क्लोजली रिलेटेड टू वो स्ट्रोक है, जो हमने स्ट्रोक की इतनी डिटेल में पढ़ी थी। ठीक है, वो आप देख लेना कि उसमें देखो कोमा में वैसे ही जो सा पोस्टर अगर डेवलप हो जाए तो हमने उसको सिनर्जी और ब्रेक करने हैं उसके पैटर्न्स को। ठीक है, उसके नॉर्मल पैटर्न्स की तरफ लेके आना है, उसकी सेंसेशंस जो सा है वो इंटैक्ट करवानी है। फिर हमारे पास सेंसिटिव थेरेपी आ जाती है, स्पीच थेरेपी, जो स्वेलिंग प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी एंड्योरेंस, रेजिस्टेंस, वो सारी की सारी हमने वहाँ आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोग्नोसिस। ठीक है, प्रोग्नोसिस हमारे पास किस पे डिपेंडेंट होता है कि पेशेंट की रिकवरी आउटकम्स किन पे डिपेंडेंट होते हैं? ड्यूरेशन ऑफ कोमा पे। ठीक है, कि कोमा पे डिपेंडेंट होते हैं कि अगर कोमा जो है 4 वीक्स पे है और यहाँ पे कम है तो डेफिनेटली हमारे पास जो है 2 वीक्स से अगर कम है, 1 वीक से अगर कम है तो वो मॉडरेट डिसेबिलिटी को और गुड रिकवरी को शो करता है। लेकिन अगर कोमा मोर देन 2 वीक्स पे है तो फिर वो मॉडरेट और सिवियर डिसेबिलिटी को शो करता है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया। पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया पे भी मैंने बताया कि अगर 12 वीक से लेस है तो हमारे पास गुड रिकवरी है और मॉडरेट डिसेबिलिटी है। लेकिन अगर हमारे पास 12 वीक से ज़्यादा है तो हमारे पास मॉडरेट और सिवियर डिसेबिलिटी है। ठीक है, लोकलाइजेशन एंड साइज ऑफ इंजरी पे अगर कोई लोकलाइज इंजरी है तो डेफिनेटली उसके इफेक्ट्स जो है उसका प्रोग्नोसिस जो है गुड होगा एज कम्पेयर टू डिफ्यूज इंजरी का। ठीक है, और हमारे पास मोर सिवियर द इंजरी द लॉन्गर द रिकवरी पीरियड, and recovery from diffuse damage take longer than the from localized damage, and need for surgery does not necessarily indicate a worse prognosis। जो मैंने पहले भी बात की है कि हमारे पास वर्स प्रोग्नोसिस को इंडिकेट नहीं करता कि जी अगर सर्जरी करनी पड़ी है। सर्जरी माइल्ड भी हो सकती है कि हमने उसको स्कल को कौन सा हमने उसको क्लोज करने के लिए भी हम सर्जरी कर रहे होते हैं। तो एनी क्वेश्चन? अच्छा, डिकॉर्टिकेट में हमारे पास जो अपर लिम्ब होते हैं वो फ्लेक्स पोस्चर में होते हैं
और जो लोअर लिम्ब होते हैं वो एक्सटेंडेड पोस्चर में होते हैं, ठीक है, पोजीशन में होते हैं। जो डिसेलिब्रेट होता है वो हमारे पास क्या होता है कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों ही जो है एक्सटेंडेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। आज क्लास की स्ट्रेंथ कम है। अच्छा अब आ रही है आपको मेरी आवाज? वो ठीक हो कोई? यस मैम। अब्दुल रशीद, अब बेटा अपनी अटेंडेंस खोल दे। अब्दुल रशीद, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला शरीफ, प्रेजेंट मैम। अदनान, अदनान, अहमद रजा, एमन तारिक,
Excuse me, ma'am. जी बोलो बेटा। मैम आपने अटेंडेंस ले ली है? मैं वही ले रही हूँ, स्क्रीनशॉट मैं एक्चुअली इमेजेस ले रही हूँ। आप जो बताओ नेक्स्ट वीक से फिर आप लोग देख लो कितने बच्चे आना चाहते हैं। अगर बच्चे थोड़े हैं तो वो बेशक आ जाया करें, सारे ही आ जाया करें। लेकिन अगर बच्चे ज्यादा बच्चों ने अगर यूनिवर्सिटी के आना है, क्लास में आना है, तो फिर मैं ये डिवीजन कर लेती हूँ ए ग्रुप और बी ग्रुप को। कितने बच्चे इंटरेस्टेड है कैंपस में क्लास लेने के? मैम क्लास मंडे को है? हाँ जी मंडे को है। नहीं मंडे को नहीं बेटा, वेडनेसडे को। मैम सैटरडे को भी होगी या सिर्फ वेडनेसडे को होगी? जी आप क्या कह रहे हो, दोबारा से रिपीट करो। मैम सैटरडे को होगी या सिर्फ वेडनेसडे को ही होगी? बेटा वही मैं आपको कह रही हूँ कि जो बच्चे इंटरेस्टेड है ना ऑन कैंपस क्लास लेने के लिए, मैं उनकी स्ट्रेंथ देखना चाहती हूँ कि अगर स्ट्रेंथ थोड़ी है, मतलब अगर 10-15 या फिर 20 बच्चे हैं तो डेफिनेटली वो वेडनेसडे को भी आ जाए, सैटरडे को भी आ जाए। लेकिन जो बच्चे अगर ज्यादा बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ 50 तक चली जाती है, तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा कि वो ऑड और इवन का स्टार्ट करना पड़ेगा। मैम फिर हम अभी हैंड रेज कर देते हैं जिन्होंने क्लासेस लेनी है, तो आप वो काउंट कर ले। कितने हैंड रेज हुए बेटा? ऑलमोस्ट 20 होंगे, नेक्स्ट वीक से पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट टाइम से फिर अब आप आ जाना। जो हमारी क्लास होगी वेडनेसडे को, वो ऑन कैंपस होगी। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कैंपस में क्लास लेने के, ठीक है? अभी जिन्होंने मुझे हैंड रेज किए हैं वो ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट्स हैं, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर 20 से ज्यादा है तो फिर वो मुश्किल बात होगी। लेकिन वेडनेसडे को एज ए ट्रायल आप जितने बच्चे आना चाहते हो आ जाओ। और मैम प्रोस्थेटिक और इंटेगुमेंट्री है, उसके लिए फिर क्या होगा हमारा मतलब नेक्स्ट वीक का? बेटा वही डेफिनेटली ना, अब मैं ऑन कैंपस पे आती जा रही हूँ कि मतलब वो बच्चों को ऑन कैंपस, पहले तो मैं ठीक नहीं थी। ओके मैम, तो फिर उसकी मंडे की क्लासेस होंगी? हाँ जी मंडे की क्लासेस होंगी। ओके। एक्सक्यूज मी मैम, साथ क्लासेस ऑनलाइन भी होंगी जूम पे या सिर्फ आप फिर ऑन कैंपस ही कर देंगी? नहीं बेटा, ऑनलाइन तो रुक ही नहीं सकती, ऑनलाइन तो है ही है। ऑन कैंपस कुछ बच्चे हैं ना कि वो फिर वो हाइब्रिड सिस्टम करना पड़ता है कि ये आपको पता तो है कि क्या स्ट्रेटेजी है हाइब्रिड में, क्या है इवन ऑड, ये ठीक है। मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ आज के लिए। अल्लाह हाफिज़।